नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लीच, यानी जौ का पाचन तंत्र। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने लीच के अंदर पाई जाने वाली बॉडी वॉल, लीच में पाया जाने वाला लोकोमोशन या लीच में पाए जाने वाले सकर्स, इन सभी का अध्ययन किया था। या इसके अलावा हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर लीच के अंदर पाए जाने वाले एपरेचर्स के बारे में भी अध्ययन किया था। और इससे लास्ट वन जो वीडियो थी उसके अंदर हमने लीच के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ी थी कि लीच में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लीच एक सैंग्विवोरस एनिमल है, यानी कि रुधिराहारी प्राणी है जो कि आहार के रूप में ब्लड को ग्रहण करता है। और हम जानते हैं कि लीच की लार के अंदर एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जो कि रक्त की क्लॉटिंग यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। उसी टॉपिक को लेकर हम आगे चलते हैं कि लीच के अंदर हमने स्टडी की थी लीच में न्यूट्रिशन की प्रोसेस, कि लीच में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सकर्स के माध्यम से संपन्न हो रही है। लेकिन लीच के अंदर पाए जाने वाले पोस्टीरियर सकर और एंटीरियर सकर्स जो होते हैं, यहाँ पे ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पर पाए जाने वाले जो सकर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर एंड पर पाए जाने वाले सर्कल्स को हम नाम देते हैं सिफेलिक सर्कल, जबकि पोस्टीरियर एंड पर पाए जाने वाले सर्कल्स को नाम देते हैं हम एनल सर्कल। पोस्टीरियर एंड पर पाए जाने वाला जो सर्कल्स होता है वो सकेंद्रित वलयों के रूप में होता है, जो कि 27 से लेकर 33 खंडों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं देखो लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देखो लीच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। देखो किस प्रकार से लीच का डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एलिमेंट्री कैनाल का। लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है यानी आहार नाल जो है वो एक लंबी इलोंगेटेड संरचना है, यानी एक लंबी और ये कह सकते हैं हम कुंडलित संरचना है जिसके माध्यम से लीच के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। तो देखो लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है फोरगट, दूसरा पार्ट आता है मिडगट और तीसरा पार्ट आता है यहां पे हिंडगट। जैसे कि अपने एक ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मानव का पाचन तंत्र जो होता है निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख, मुखवा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय बड़ा पार्ट होता है। इसी प्रकार इसके अंदर भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। फोरगट पार्ट को यहां पे हम कह सकते हैं अग्रांतर भाग, मिडगट पार्ट को हम कहते हैं मध्यांतर भाग और हिंडगट पार्ट को हम कहते हैं पश्चांतर, यानी कि अग्रांतर भाग, मध्यांतर भाग और पश्चांतर भाग। फोरगट भाग को हम कहते हैं स्टोमोडियम। मिडगट पार्ट को हम कह सकते हैं मीजेंट्रॉन या मीजेंट्रॉन, और जो हिंडगट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्रोक्टोडियम।
देखो हमने कहा पूर्वांतर, मध्यांतर और लास्ट वन जो है वो है पश्चांतर। फोरगट पार्ट, मिडगट पार्ट और हिंडगट पार्ट। हम बात करें वन बाय वन कि फोरगट जो पार्ट होता है यानी कि लीच का जो पूर्वांतर भाग होता है उसके अंदर किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो देखो माउथ वाला भाग, बक्कल कैविटी वाला भाग और फेरिंक्स वाला जो रीजन होता है। मुख, मुख हुआ और ग्रसनी, ये मुख यानी माउथ वाला पार्ट, बक्कल कैविटी वाला पार्ट और फेरिंक्स वाला, मुख, मुख हुआ और ग्रसनी वाला जो पार्ट होता है वो पूर्वांतर भाग से मिलकर बना होता है। मध्यांतर भाग के अंदर हम शामिल करते हैं ओइसोफेगस को, यानी कि ग्रसिका को, क्रोप वाले भाग को, स्टोमच वाले भाग को, ओइसोफेगस, क्रोप, स्टोमच और इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है ये शामिल किया जाता है मिडगट वाले पार्ट में। हिंडगट वाला पार्ट, हिंडगट पार्ट में जो लीच का लास्ट वन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टम, उसे शामिल किया जाता है। तो लीच की आहार नाल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट पार्ट में माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंक्स वाला रीजन आता है, जबकि मिडगट पार्ट के अंदर ओइसोफेगस, क्रोप, स्टोमच, इंटेस्टाइन। हिंडगट पार्ट की बात करें तो रेक्टम पार्ट किसमें आता है? हिंडगट में। हम यहां पे इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है देखो सबसे पहला जो पार्ट है आपका इसके अंदर वो है माउथ वाला रीजन। यहां पे हम कहते हैं ये मीडियम जोस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लीच का जो मुख होता है वो ट्राइरेडियंट प्रकार का होता है। तो यहां पे जो पार्ट है ये है माउथ वाला पार्ट। इससे नीचे चलते हैं तो यहां पे हमें मिलता है बक्कल कैविटी वाला भाग और बक्कल कैविटी से आगे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है फेरिंक्स वाला रीजन, जो कि हमने यहां बनाया। अब देखो फेरिंक्स वाले रीजन के बाद वाला पार्ट आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद यहां पे हम बात करते हैं क्रोप वाले रीजन्स की। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं क्रोप वाला रीजन। और क्रोप के बाद स्टोमच का रीजन, इंटेस्टाइन रीजन और यहां पे रेक्टम रीजन। ठीक है, तो हम वन बाय वन बात करते हैं कि सबसे पहले फोरगट पार्ट के अंदर, लीच के अंदर माउथ वाले भाग की। देखो लीच का जो माउथ वाला पार्ट होता है, लीच का जो मुख वाला भाग होता है, लीच में ट्राई रेडियंट प्रकार का मुख पाया जाता है। लीच में ट्राई रेडियंट प्रकार का मुख पाया जाता है। अगर हम बात करें लीच का जो फोरगट पार्ट है और उसका हिंडगट पार्ट, लीच का जो फोरगट और हिंडगट पार्ट होता है हम ये कह सकते हैं फोरगट और हिंडगट, यहां पे बाकी बचा मिडगट पार्ट। फोरगट पार्ट और हिंडगट पार्ट जो होता है वो क्यूटिकल से आच्छादित होता है।
क्यूटिकल से आच्छादित होता है, जो कि एपिडर्मल उपकला कोशिकाओं से निर्मित होता है, जबकि मिडगट पार्ट जो होता है ये एंडोडर्मल उपकला कोशिकाओं से स्तरित रहता है। देखो हमने बात की कि जो लीच होती है लीच में ट्राई रेडिएंट मुख के पहले एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे प्री ऑरल चैम्बर कहते हैं, जिसे प्री ऑरल चैम्बर या मुख पूर्वी कोष्ठ कहते हैं, मुख पूर्वी कोष्ठ कहते हैं। देखो हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक डायग्राम बनाया था इस तरीके का। हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने कहा था कि लीच के अंदर यहां पे और यहां पे आपका मीडियम जो पाया जाता है। लीच के जो अग्र भाग की हम बात करें तो लीच के अंदर ये जो है ये है लैटेरल जोस, इन्हें कहते हैं लैटेरल जोस, और ये जो है इसे कहते हैं मीडियन जो, मीडियन जा। ये जबड़े हैं। हमने बात की थी कि लीच के अंदर 3 जबड़े पाए जाते हैं, 1, 2 एंड 3। एक सिंगल जबड़ा जो होता है वो बीच में होता है और 2 इसके साइडों में होती है जिन्हें हम कहते हैं लैटेरल जोस। और यहां पे यहां वाला जो भाग है ये कहलाता है प्री ऑरल चैम्बर, यानी कि लीच के अंदर ट्राई रेडिएंट माउथ से पहले एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं प्री ऑरल चैम्बर। तो आपको पता लग गया होगा कि लीच के अंदर जो प्री ऑरल चैम्बर वाला भाग होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये है लीच का प्री ऑरल चैम्बर वाला भाग। और अगर हम बात करें तो देखो इस कोष्ठ का अग्रभाग विलम नामक झिल्ली, यानी इस कोष्ठ का अग्रभाग जो होता है वो विलम नामक झिल्ली से बना होता है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है विलम किसे कहा जाता है। तो देखो लीच के अंदर ट्राइराइडियन माउथ से पहले एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं मुख पूर्वी कोष्ठ, और इस कोष्ठ का जो अग्रभाग होता है इस कोष्ठ के अग्रभाग में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं विलम। तो आपको याद रखना है विलम से कि विलम क्या है। और अगर हम बात करें इसी विलम वाले भाग में इसी विलम वाले भाग में
वाई आकृति का विदर पाया जाता है। वाई आकृति का विदर पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि लीच में एक जबड़ा यहां, एक जबड़ा यहां और एक जबड़ा ये, तो ये बन गया वाई का आकार, यानी कि एक मीडियन जो और दो लैटेरल जोस में जो होते हैं, जबड़े जो होते हैं वो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं वाई शेप। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, यही विदर जो होता है मुख कहलाता है। देखो आपने लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये डायग्राम आपको नहीं मिलता, लेकिन इसको मैंने अलग से समझा दिया कि लीच के अंदर ट्राइरेडियंट माउथ के पहले एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं प्री ऑरल चैम्बर, और इस कोष्ठ का अग्रभाग जो होता है विलम नामक झिल्ली से बना होता है। इसी विलम वाले भाग में एक वाई आकृति का विदर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। तो ये हमने बात की लीच के अंदर मुख वाले भाग की। अगर हम बात करें बक्कल कैविटी की, तो देखो बक्कल कैविटी लीच के विलम वाले भाग के पीछे, लीच के जो विलम वाला भाग होता है उसके पीछे एक गर्त या गड्ढा पाया जाता है। लीच के विलम वाले भाग के पीछे एक गड्ढा पाया जाता है जिसे बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। लीच में जो विलम वाला भाग है उसके पीछे एक गड्ढा पाया जाता है जिसे कहते हैं बक्कल कैविटी, और इसी बक्कल कैविटी के अंदर, इसी बक्कल कैविटी में लीच के तीनों जबड़े स्थित होते हैं। तीनों जबड़े पाए जाते हैं जो कि मीडियन जो व लैटेरल जो कहलाते हैं। अब देखो लीच के विलम वाले भाग के पीछे एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में लीच के तीनों जबड़े पाए जाते हैं जो कि मीडियन जॉ और यहां पे लैटेरल जॉस के रूप में पाए। देखो आपको जबड़े दिखाई दे रहे हैं। जबड़े इस प्रकार के होते हैं, जो जबड़े होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। देखो इनके ऊपर इस तरीके से कुछ दंतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। यहां पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इनको बोलते हैं दंत। मतलब कि ये जो दंत होते हैं यही आरी के समान चलाए जाते हैं, जिससे परपोषी की त्वचा में वाई आकृति का क्या लगता है, चीरा लगता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, देखो लीच के जो जबड़े होते हैं, लीच के तीनों जबड़ों में अर्धदंतों की पंक्तियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वह परपोषी की त्वचा
को भेदने का कार्य करती है। अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि लीच में सबसे पहले लीच जो होती है वो क्या करती है अपने ट्राई रेडियंट माउथ की सहायता से, यानी कि पहले अपने पोस्टीरियर शक्कर की सहायता से किसी इच्छित स्थान पर चिपक जाएगी और अपने एंटीरियर शक्कर को वांछित दिशा में गमन करवाती है और वहां पर चिपकने के बाद अपने एंटीरियर शक्कर पर, यानी एंटीरियर शक्कर को चिपकाने के बाद मुख वाले भाग से व्यक्ति की बॉडी में वाई आकृति का चीरा लगाएगी और वाई आकृति का चीरा लगाने के बाद ब्लड को सकिंग करने का कार्य करेगी, यानी चूसने का कार्य करेगी। जो रक्त है वो इसके मुख से होता हुआ मुख गुहा के अंदर आता है और हम जानते हैं, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो भोजन है या फिर जो ब्लड है वो मुख से होता हुआ हमारे मुख गुहा में जाता है और मुख गुहा के अंदर क्या संरचना पाई जाती है, तो ये सभी स्ट्रक्चर कि मुख गुहा के अंदर जबड़े पाए जाते हैं। जबड़ों पे अर्धदंतों की पंक्तियां होती हैं जिनके द्वारा वह किसी भी होस्ट या प्रकोष्ठी की त्वचा को भेदने का कार्य करती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि लीच के जो बक्कल कैविटी होती है इसके अंदर जो जबड़े होते हैं, लीच के जो जबड़े होते हैं लीच में जबड़ों के अंदर दंतों की संख्या 85 से 115 तक होती है। दंतों की जो पंक्तियां होती हैं वो इस रूप में पाई जाती है। और एक बात इसमें, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं इसके अंदर आप देखो यहां पे आपको कुछ पीले रंग की ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लीच के जो जबड़े होते हैं, लीच के जबड़ों में कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें सैलिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इन ग्रंथियों या ग्लैंड्स के द्वारा प्रतिस्कंदक, इन ग्रंथियों या इन ग्लैंड्स के द्वारा प्रतिस्कंदक पदार्थ जो कि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ हीरोडिन नामक स्त्रावित किया जाता है, जो कि रक्त की क्लॉटिंग नहीं होने देता। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो लीच जो होती है वो एक बार में इतना ब्लड चूस लेती है कि कई महीनों तक इसे आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका कारण क्या है, जो प्रतिस्कंदक पदार्थ जो होता है हीरोडिन, ये लीच की सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्त्रावित किया जाता है और लार ग्रंथियां जो हीरोडिन नामक पदार्थ का स्त्रावण करती हैं, ये रक्त के साथ इनकी बॉडी में जाएगा तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता, जिस कारण ब्लड का जो मैकेनिज्म है, इनके जो पाचन की क्रिया जो है वो धीरे धीरे संपन्न होती है, यानी आवश्यकता अनुसार संपन्न
होती है। तो हमने बात की कि लीच के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर ये आपको कुछ विशेष प्रकार की पीले रंग की ग्रंथियां दिखाई दे रही है, इनको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं इनका काम है हिरुडिन नामक प्रतिस्कंदक का स्त्रावण करना, और ये जब प्रतिस्कंदक स्त्रावित करती है तो ब्लड के साथ ये एंटर कर जाता है अंदर वाले भाग में, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है। अब हम बात करते हैं फेरिंक्स रीजन की। तो देखो लीच के अंदर जो फेरिंक्स रीजन होता है यानी ग्रसनी वाला जो भाग होता है, 5वें से लेकर 8वें खंड तक ग्रसनी वाला भाग लीच में पाया जाता है। ग्रसनी वाला भाग लीच में पाया जाता है। लीच के अंदर 5वें खंड से लेकर 8वें खंड तक जो रीजन पाया जाता है वो होता है फेरिंक्स रीजन, और यह एक बेलनाकार और फूली हुई संरचना होती है। यह एक बेलनाकार व फूली हुई संरचना होती है। यह एक बेलनाकार व फूली हुई संरचना होती है, जिसके अंदर एक कोशिकीय ग्रंथियों के विशेष प्रकार से एक कोशिकीय ग्रंथियों के पुंज अवस्थित होते हैं। यह एक बेलनाकार में फूली हुई संरचना होती है जिसमें विशेष प्रकार के फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें अनुदैर्ध्य प्रकार के वलन पाए जाते हैं। तो देखो अगर हम बात करें फेरिंक्स रीजन की, तो देखो यहां पे ये लीच का फेरिंक्स रीजन है। फेरिंक्स रीजन जो होता है वहीं पर क्या पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि हिरुडिन नामक प्रतिस्कंदक का स्त्रावण करती हैं। यानी कि फेरिंक्स रीजन के पार्श्वों में कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यहां पे मैंने आपको सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया कि जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट है, इससे आगे के अंदर यानी जबड़ों के पार्श्वों में, जबड़ों के पार्श्व का मतलब पीछे की तरफ, यहाँ पे मतलब उससे नीचे की ओर कुछ विशेष प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम आपको दिखा है ये है फेरिंक्स रीजन। फेरिंक्स रीजन जो क्या है, लीच के अंदर 5 से लेकर 8वें खंड तक फैला रहता है, और कैसी संरचना होती है, बेलनाकार और फूली हुई संरचना होती है। बेलनाकार वह एक फूली हुई संरचना जो पाई जाती है 5वें खंड से लेकर 8वें खंड तक, वो इसका होता है फेरिंक्स रीजन। अब देखो बात करते हैं हम ग्रसिका वाले भाग की। तो ओइसोफेगस यानी कि ग्रसिका वाला जो भाग होता है, ग्रसनी यानी कि ग्रसिका वाला भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोप व फेरिंक्स। क्रोप और ग्रसनी के मध्य का भाग, क्रोप व फेरिंक्स के मध्य का भाग ग्रसिका कहलाता है, और यह एक छोटा सा भाग होता है। यह एक छोटा सा भाग होता है। यह एक छोटा सा भाग होता है जिसमें उपकला कोशिकाओं का स्तरण पाया जाता है, जिसमें उपकला कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। अब देखो छठा रीजन, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रॉप।
लीच की बॉडी का यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग क्रोप कहलाता है। लीच की एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्रोप कहलाता है और यह 9वें खंड से 18वें खंड तक 9वें खंड से 18वें खंड तक फैला रहता है। लीच की बॉडी का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्रोप कहलाता है। यह 9वें खंड से लेकर 18वें खंड तक फैला रहता है, अर्थात यह 10 खंडों से मिलकर बना होता है। और लीच के जो क्रोप वाले रीजन में इसके प्रत्येक भाग में स्पिंक्चर या अवरोधनी पाई जाती है। स्पिंक्चर या अवरोधनी पाई जाती है और इस रीजन से, इस भाग से दो इस रीजन से दो अंध प्रवर्ध यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड आउटग्रोथ, निकले रहते हैं, जो कि आगे से पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं। देखो कैसे, डायग्राम देखते हैं अपने। ये वाला डायग्राम जो है, लीच के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये जो खंड दिखाई दे रहे हैं, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये जो मैंने बनाई है, यहां पे स्पिंक्चर होता है प्रत्येक के अंदर। यहां पे पाया जाता है स्पिंक्चर अवरोधनी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ब्लाइंड आउटग्रोथ। अंध प्रवर्त जो बोलते हैं वो ये होते हैं, ये वाले, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है अंध प्रवर्त। लीच के अंदर अंध प्रवर्त जो पाए जाते हैं वो ये है। हमने कहा लीच की बॉडी का सबसे यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है क्रॉप रीजन। कितने 9वें खंड से लेकर 18वें खंड तक जो रीजन होता है वो होता है क्रॉप रीजन। इस क्रॉप रीजन से दो अंध प्रवर्त निकलते हैं, ब्लाइंड आउटग्रोथ निकलते हैं, ये वाले, एक ये, यानी कि हर एक में। और प्रत्येक क्रॉप के मध्य एक अवरोधनी पाई जाती है, स्पिंक्चर, जिससे ब्लड होता हुआ यानी यहां से यहां। अवरोधनी का मतलब होता है यहां पे ब्लड को जो रोकने देता है। जिस प्रकार वाल्व कह सकते हैं हम, हार्ट का जो सिस्टम पढ़ते हैं, हार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि 2 वाल्व पाए जाते हैं, आलिंग और नीलियों के मध्य, जो ब्लड नीचे नहीं आने देता। जैसे ही प्रेशर अधिक होता है, दबाव अधिक होता है, तो ही ब्लड आलिंगों से आता है नीलियों के अंदर। तो यहां पे हमने बात की कि जो लीच या जोंक के 9वें खंड से लेकर 18वें खंड तक का जो भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो भाग कहलाता है क्रोप। इस क्रोप वाले भाग में स्पिंक्चर पाए जाते हैं, इससे 2 ब्लाइंड आउटग्रोथ निकले रहते हैं। तो ये स्टडी की हमने क्रोप वाले भाग की। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं अवरोधनियां पाई जाती हैं, जो ब्लड को धीरे धीरे आगे की ओर भेजती हैं, जिससे जो ब्लड है उसका संचय जो है आगे धीरे धीरे किया जाता है। मतलब कि ब्लड जो है वो आगे धीरे धीरे जाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाग है, इस भाग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस भाग के अंदर इसे हम अंधनाल को मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक वर्ड लिखा था लैटेरल केशिया, ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड आउटग्रोथ भी कहते हैं।
और ये जो आकार में आगे से पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं, ये जो ब्लाइंड आउटग्रोथ जो है ये आगे से पीछे की ओर क्या है, बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं स्टोमच रीजन की, स्टोमच रीजन की, तो देखो लीच की बॉडी के अंदर 19वें खंड में हृदय आकृति के श्लेष्मा आस्तरण पाए जाते हैं। क्रॉप का अंतिम खंड आगे जाकर अमाशय में खुलता है। क्रॉप का अंतिम खंड आगे जाकर किसमें खुलेगा, अमाशय में खुलता है। और यह खंड 19वां खंड होता है। यह खंड 19वें खंड के रूप में होता है। अगर हम बात करें अमाशय जो होता है इसके अंदर श्लेष्मा का स्तरण पाया जाता है। अमाशय में किसका स्तरण, श्लेष्मा का आस्तरण पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, स्टोमच के बाद आता है इंटेस्टाइन रीजन। इंटेस्टाइन रीजन की बात करें हम तो इंटेस्टाइन रीजन 20वें से 22वें खंड तक, 20वें खंड से 22वें खंड तक एक सीधी व संकरी नली के रूप में, सीधी व संकरी नली के रूप में इंटेस्टाइन रीजन पाया जाता है। इंटेस्टाइन रीजन पाया जाता है। हमने कहा कि 9वें खंड से 18वें खंड तक का जो भाग है वो है क्रॉप का रीजन। स्टोमच का रीजन जो है वो 19वें खंड में, 20वें खंड से लेकर 22वें खंड तक एक सीधी व संकरी नली जो होती है वो पाई जाती है इंटेस्टाइन के रूप में। और इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की विलाइस पाई जाती है। इस भाग में कुछ विशेष प्रकार के रसांकुर या विलाई पाई जाती है जो कि अवशोषण हेतु अत्यधिक सतह बढ़ा देती है। ये हुआ इंटेस्टाइन रीजन। और रेक्टम वाले पार्ट की बात करें तो देखो लीच का जो रेक्टम वाला पार्ट है, लीच का 23वें खंड से 23 से जो 26 खंड होते हैं वह रेक्टम वाले यानी मलाशय वाले भाग के रूप में पाए जाते हैं। इस भाग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। तो ये था हमारा लीच का डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बात की लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये है लीच का डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लीड्स के अन्य सिस्टम्स की बात करेंगे। आई होप आपको आज ये समझ आया होगा, और अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत आए या कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें अपनी कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।